बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों संरचना तथा भू-आकृतियाँ विज्ञान। बच्चों इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा, संरचना के बारे में देखा और भू-आकृति के बारे में देखा। आज इस चैप्टर के बच्चों अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो बच्चों तैयार हो जाइए अभ्यास प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का, करेवा भू-आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा जो भू-आकृति है वो कहाँ पर मिलती है, जो कि जाफरान की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। हमने ये अध्ययन किया था बच्चों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय और चौथा है कश्मीर हिमालय। सही आंसर है कश्मीर हिमालय में करेवा भू-आकृतियाँ पाई जाती है। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतक झील पाई जाती है? लोकतक जो झील है बच्चों, जो कि हैंगिंग लेक भी जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है, कौन से राज्य में मिलती है? केरल, मणिपुर, उत्तराखंड और राजस्थान। तो सही आंसर है बच्चों मणिपुर में स्थित है लोकतक झील। बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी सुंदर ये दिखाई देती है बच्चों। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र बच्चों अलग करता है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी और अंडमान सागर। तो बच्चों 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है। अंडमान ऊपर है, उत्तर में है, और निकोबार दक्षिण में है, नीचे है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? बच्चों हमने देखा था कि पूरे प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी थी अनाईमुड़ी। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चोटी थी वो थी डोडा बेटा। डोडा बेटा जो चोटी है बच्चों वो है नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है डोडा बेटा चोटी, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे जिसका आंसर हमें 30 शब्दों में देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है, एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर के जाएगा और क्यों? तो लक्षद्वीप जाना होगा बच्चों, हम मानचित्र में जानते हैं कि लक्षद्वीप यहाँ पर है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो सबसे नजदीक कौन सा पड़ेगा? केरल। अब केरल में कौन सा तटीय मैदान बोलते हैं उसे? मालाबार। मालाबार जो क्षेत्र है, जो तटीय मैदान है, वहां होकर के जाएगा, इसके समीप है, लगभग 280 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह पश्चिमी तटीय मैदान से होकर के जाएगा, क्योंकि यह द्वीप पश्चिमी तटीय मैदान के मालाबार तट से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। यही मार्ग सबसे निकटतम दूरी वाला मार्ग होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताइए। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है? भारत का ठंडा मरुस्थल कश्मीर हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग में वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियां है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं बनता है? पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं बनता? बच्चों हमने पढ़ाया था चैप्टर पढ़ाते समय कि पश्चिमी जो तटीय मैदान है वहां पर जो पश्चिमी जो घाट है वो कैसा है? कगार नुमा है। पश्चिमी घाट कैसा है? कगार नुमा है, और इसके समीप ही पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। इस वजह से यहाँ पर भ्रंश पाए जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती नदियाँ। जबकि पूर्वी जो तटीय मैदान है वहाँ पर लंबी दूरी से आने वाली जो नदियाँ है वो डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिम में नहीं करती है। पश्चिम तटीय मैदान एक मग्न तटीय मैदान है तथा इस प्रदेश में विवर्तनिक कारणों से भ्रंश घाटियां निर्मित होती रही है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां इन भ्रंश घाटियों से होकर ही समुद्र में गिरती है, इसी कारण ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आया।
इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है जो कि बड़े प्रश्न है। इसमें पहला है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, दोनों की तुलना हमें बतानी है। ठीक है बच्चों, यहां पर हम अरब सागर के द्वीप समूह लिखेंगे और यहां पर बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो पहला अंतर है बच्चों कि उनकी स्थिति और संख्या में, स्थिति और संख्या में, अर्थात अरब सागर जो द्वीप समूह अरब सागर में है और इनकी कुल संख्या 36 है, और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं और इनकी संख्या 572 है। तो संख्या के आधार पर अरब सागर में कम द्वीप पाए जाते हैं, इनकी कुल संख्या 36 है, और संख्या के आधार पर बंगाल की खाड़ी में अधिक द्वीप समूह पाए जाते हैं, इनकी संख्या 572 है। यदि हम बात करें बच्चों आकार में, अरब सागर के द्वीप छोटे हैं, अरब सागर के कुल द्वीपों में से केवल 11 पर ही मानव आवास हैं। आकार में बंगाल की खाड़ी के द्वीप बड़े हैं तथा मानव आवास के योग्य हैं। इसके बाद तीसरा जो हम देखते हैं बच्चों कि अरब सागर की स्थिति, अरब सागर के जो द्वीप है उनकी स्थिति 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के मध्य इनकी स्थिति है, जबकि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह हैं उनकी स्थिति 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। चौथा जो अंतर है बच्चों वो सबसे बड़ा अंतर है कि वो किस वजह से बने, वो उनका निर्माण कैसे हुआ उन द्वीपों का। तो अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं वो बच्चों प्रवाल निक्षेपों से बने हैं, प्रवाल निक्षेपों से बने हैं, जबकि जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह हैं वो समुद्री पर्वतों की पानी से निकली हुई चोटियां है, समुद्री सतह से निकली हुई ऊपर की ओर निकली हुई पर्वतों की चोटियां है, जबकि यहां पर ये प्रवाल निक्षेपों से बने हैं। यहां पर इनका मुख्य अंतर इस प्रकार का है। इसके बाद देखते हैं पांचवा अंतर, अरब सागर के द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुट्टिकाएं, सिंगिल, गोलाश्मिकाएं और गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं, जबकि बच्चों बंगाल की खाड़ी की द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो द्वीप समूह भारत में पाए जाते हैं उनका अंतर हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी है, इनका विवरण दे। नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां, तो बच्चों हमने देखा था कि नदी घाटी में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, जैसे भाबर है, तराई है, जलोढ़ है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें यहां पर हमने देखी थी। देखते हैं कि नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां निम्नलिखित है। पहला है भाबर। नदी घाटी मैदान में भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो कि शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। उसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहां पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसमें लुप्त हो जाती है। चित्र के द्वारा भी हमने बच्चों पढ़ाया था वहां पर, और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि हिमालय से आगे शिवालिक जो श्रेणी है, दक्षिण में स्थित जो शिवालिक श्रेणी है, यहां से निकले हुए जो बड़े बड़े गोलाश में पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर है, इनके द्वारा भाबर का निर्माण होता है और यहां पर ही नदी बहती है इसके अंदर, और कभी कभी ये इसके अंदर भी लुप्त हो जाती है। और दूसरा है बच्चों तराई। जो तराई क्षेत्र है ये नदी घाटी मैदान में भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर दिखाई देती है और यहां पर दिखाई देती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण यहां पर करती है, निकल कर प्रकट होती है, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है। निश्चित वाहिकाएं नहीं होती क्योंकि ये ऊपर पत्थरों से अंदर से निकल रही है, वाहिकाएं का यहां पर अभाव देखा जाता है, जिसे तराई कहते हैं। तराई क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का भी, वन्य प्राणियों का भी घर है, ठीक है। और तीसरा है बच्चों खादर और बांगर, जो कि क्या है, जलोढ़ मैदान है। नदी घाटी मैदान नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बने हैं। ये मैदान दो प्रकार से होते हैं, खादर और बांगर। खादर जो होते हैं वो नवीन होते हैं, हर वर्ष लाए गई जो बाढ़ है उससे निर्मित होते हैं, और बांगर क्या होता है, पुरातन जलोढ़ होते हैं जो कि कभी लाए गए पुरातन
पहले कभी लाए गए जो जलोढ़ है उससे निर्मित होता है। खादर नवीन मृदा से बने हैं जबकि बांगर पुरानी मृदा से बने हैं। इनमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं कि अपरदनात्मक एक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी यहां पर पाई जाती है। तो नदी घाटी मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां यथा बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती है। इनका विस्तार से जो अध्ययन है बच्चों वो दूसरे प्रकार की पुस्तक में करेंगे। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है मांजुली जो द्वीप है वो भी यहाँ पर इसी ब्रह्मपुत्र घाटी में ही पाया जाता है, असम में स्थित है। यहाँ अधिकतर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता परिवर्तित करके गुम्फित वाहिकाएं बनाती है, रास्ता बदलती रहती है क्योंकि बालू रोधिकाएं यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्यों के द्वारा। अगला है बच्चों डेल्टा, विशेष रूप से पूर्वी तटीय मैदानों में और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में शामिल गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है जो कि सुंदरवन हम डेल्टा बोलते हैं उसे बच्चों, वो भी यहाँ पर स्थित है। उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होने वाली विशाल नदियां अपने मुहानों पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है यथा सुंदरवन डेल्टा आदि। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। इस तरीके से हम डेल्टा भी देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में कौन सी मुख्य स्थलाकृतियां आएगी। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है बच्चों कि गंगा नदी जहां से स्टार्ट होती है वहां से लेकर के यदि हम उसके मुहाने तक जाएंगे अर्थात सुंदरबन डेल्टा तक जाएंगे तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां नदी है जो स्थलाकृतियां यहां पर मुख्य रूप से पाई जाएगी। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो बद्रीनाथ से निकले वहां पर कौन कौन सी चीजें देखेगी। और बद्रीनाथ अपने आप में हिंदुओं का बहुत बड़ा धाम है, 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ को माना जाता है। और यहीं से बद्रीनाथ भारत के उत्तरी भाग में उत्तराखंड हिमालय में स्थित एक पर्वतीय चोटी होने के साथ साथ हिंदुओं का प्रमुख पवित्र धार्मिक स्थल है। यह चमोली जिले में फूलों की घाटी के पास स्थित है। यदि हम बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो रास्ते में सबसे पहले वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय की वलित श्रेणियों के साथ साथ अलकनंदा नदी पर बने नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग तथा रुद्रप्रयाग नामक नदी संगमों से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, विभिन्न संगम हमने हमारे चैप्टर पढ़ाते समय भी 5 जो संगम थे, 5 जो प्रयाग थे वहां पर बताए थे। अलकनंदा तथा भागीरथी नामक गंगा नदी की 2 सहायक नदियों के मिलन स्थल देवप्रयाग से शिवालिक पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए हरिद्वार के समीप मैदानी भाग में प्रवेश करेंगे। यहां से बाबर और तराई क्षेत्र से गुजरते हुए हम ऊपरी गंगा में प्रवेश करेंगे। जैसे कि हमने देखा बच्चों कि पैरेलल तीन श्रेणियां वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, तीनों श्रेणियों के पश्चात यहां पर मैदान आएगा। और मैदान में भी बात करें तो सबसे पहले भाबर, ठीक है, और फिर तराई। तो इस तरीके से सभी चीजों को पार करते हुए तराई क्षेत्र से गुजरते हुए हम ऊपरी गंगा मैदान में प्रवेश करेंगे और पूर्व की तरफ मध्यवर्ती गंगा नदी की मैदानी भाग तथा निचले गंगा मैदानों को से होते हुए गंगा के डेल्टाई भाग में प्रवेश करेंगे। ऊपरी मैदान गंगा का, मध्यवर्ती गंगा मैदान और निचला गंगा का मैदान, वहां से डेल्टा में बांग्लादेश होते हुए प्रवेश करेंगे। गंगा के डेल्टाई भाग में नदी विसर्प तथा गोखुर झीलों को पार करते हुए सुंदरबन के डेल्टा भाग में पहुंच जाएंगे। सुंदरबन डेल्टा सामान्य रूप से एक सपाट मैदानी भाग है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। चित्र के रूप में भी हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से गंगोत्री से, यहां पर गंगोत्री है बच्चों, गंगोत्री जो कि उत्तरकाशी जिला यहां पर गोमुख से निकलती है। ठीक है, अब भागीरथी नदी यहां से निकलती है। भागीरथी नदी निकलने के पश्चात बच्चों यहां पर अलकनंदा नदी जो कि संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। दोनों नदी आकर के यहां देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। यहां पर भागीरथी नदी और यहां पर अलकनंदा नदी दोनों देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। देवप्रयाग में आकर के मिलने के पश्चात यह आगे की ओर विशेष रूप से यहां पहले दक्षिण की तरफ जाती है और दक्षिण से यहां पर आगे बढ़ने के पश्चात जब हरिद्वार में या नीचे की ओर
उतर जाती है, अर्थात मैदानों में उतर जाती है, तो मैदानों में उतरने के पश्चात यह पूर्व की ओर बहती हुई और पूर्व दिशा की ओर बहती हुई आगे प्रवाहित होती है। और यहां प्रयागराज में बच्चों, प्रयागराज में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज में यमुना नदी से मिल जाती है। और इसके उत्तर में विभिन्न प्रकार की नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि प्रकार की नदियां भी यहां पर इस नदी में मिल जाती है। दक्षिण में यदि हम बात करें बच्चों, तो यहां पर बात करें तो यमुना नदी, टॉन्स नदी, सोन नदी, हुगली आदि इसकी सहायक नदियां है। ठीक है, और यहां आकर के बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के आगे मेघना नदी के रूप में बहती हुई सुंदरबन डेल्टा में समाहित हो जाती है, समुद्र में चली जाती है। तो इस प्रकार से इसकी एक पूरी रूपरेखा हमने गंगा नदी की देखी। और यह उत्तर भारत की बच्चों विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन राज्यों की जीवन रेखा भी है। ठीक है, और भारत में धार्मिक रूप से इसे माता का भी दर्जा दिया गया है गंगा नदी को। तो इस प्रकार से विशेष रूप से उत्तर भारत के लिए जीवन रेखा साबित होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने यहां पर प्रश्नोत्तर किए। अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों।